प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं त्रिलोकी सिंह। इस लेक्चर में जो सूक्ष्म शिक्षण है उसके कुछ अग्रिम बिंदुओं पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने 4 बिंदुओं पर चर्चा की थी। अग्रिम जो लेक्चर हैं उनमें प्रमुख हैं जो ये सूक्ष्म शिक्षण है उसकी मान्यताएं या सिद्धांत, सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया, सूक्ष्म शिक्षण चक्र, सूक्ष्म शिक्षण में प्रयुक्त प्रमुख प्रविधियां या सूक्ष्म प्रशिक्षण अध्यापक की भूमिका, लाभ और हानियाँ। यहाँ पे प्रथम बिंदु है जो सूक्ष्म शिक्षण की मान्यताएं। एलन और रियान हुए जिन्होंने 1968 में, एलन तो वही हैं, आप जान रहे हैं, इस नाम से परिचित हैं, जिनको सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने पहला ही कॉन्सेप्ट के रूप में स्वीकार किया कि जो बेसिक मान्यता थी उसको एक्सेप्ट किया कि जो ये सूक्ष्म शिक्षण है वो एक वास्तविक शिक्षण है। दूसरी मान्यता इन्होंने रखी स्वीकार की कि कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को इसके द्वारा कम किया जाता है। तृतीय मान्यता इन्होंने मेंशन की कि एक समय में एक ही कार्य विशेष तथा एक ही कौशल में दक्षता हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। चौथी मान्यता इन्होंने स्वीकार की कि अभ्यास क्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण संभव होता है। और पांचवी मान्यता है जो तत्काल पृष्ठपोषण और परिणाम स्वरूप ज्ञान का विस्तार होता है। मीन्स क्या है, जो सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया है वो इन 5 आधारभूत मान्यताओं या सिद्धांतों के आधार पर काम करती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे एस्पेक्ट जो भी हैं, ये पांचों जो हैं, ये हमने पिछली परिभाषाओं में और या उसके प्रत्यय में समझने का प्रयास किया था। यहाँ पे हम सूक्ष्म शिक्षण जो प्रक्रिया है उसके विभिन्न सोपानों में उस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें पैरेलल दो लोगों का काम चलता है कि दो व्यक्ति कार्य करते हैं। क्या पैरेलल, क्या मतलब आगे पीछे कार्य करते हैं। कि इसमें प्रथम तो वो होता है कि जो प्रशिक्षक है, जो छात्र अध्यापक है, छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षण देने वाला व्यक्ति मीन्स एक शिक्षक है। दूसरा वो छात्र अध्यापक हैं जिनको प्रशिक्षु कहते हैं। तो सर्वप्रथम प्रशिक्षक क्या करता है और फिर प्रशिक्षक के बाद छात्र अध्यापक जो होता है, जो प्रशिक्षु होता है, उसको फॉलो अप करता है। तो जो प्रशिक्षक होता है वो सर्वप्रथम प्रस्तावना क्रम, इसको प्रस्तावना पद भी कहते हैं, ब्रीफ में इस बात को एक्सप्लेन करता है कि जो ये सूक्ष्म शिक्षण है इसका सैद्धांतिक या व्यवहारिक एस्पेक्ट क्या है, यह क्यों किया जा रहा है। मीन्स इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है कि हम जो ये ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं ये क्यों। सेकंड स्टेप पे शिक्षण कौशल का विकास, कि ये एक्सप्लेन करता है कि जो ये शिक्षण कौशल हैं जिनकी हमें प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है, इनका मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं, इनके बारे में बेसिक जानकारी देता है। तीसरे स्टेप पे ये आदर्श पाठ का शिक्षण करता है। मीन्स इसमें क्या, जो प्रशिक्षक होता है छात्र अध्यापकों के समक्ष सूक्ष्म शिक्षण विधि पर आधारित आदर्श पाठ को प्रस्तुत करता है। मीन्स एक डमी प्रेजेंटेशन देता है। और चौथे पॉइंट पे वो जो डमी प्रेजेंटेशन देता है, आदर्श जो पाठ शिक्षण होता है, उसके बाद जो आदर्श पाठ शिक्षण होता है उसका इस फोर्थ स्टेज पे एवेल्युएशन होता है। मीन्स उस पाठ शिक्षण के बारे में म्यूचुअल डिस्कशन होता है, वार्तालाप होता है खुल के उसके प्रत्येक आयामों पर, और ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि कौन सी कमियां रहीं, कौन सा पक्ष अच्छा रहा और कैसे और कार्य करना चाहिए। और शिक्षक और छात्राध्यापक मतलब प्रशिक्षु मिलकर दिए गए आदर्श पाठ का विश्लेषण कर इसकी कमियों और विशेषताओं पर विचार विमर्श करते हैं इस प्रकार, और शिक्षण कौशल व्यवहारों का निर्धारण करते हैं। फाइनली जब एक प्रशिक्षक जो है अपने रोल को प्ले कर देता है तो उसके बाद सेकंड स्टेप ये आती है कि जो वहाँ पे ट्रेनीज बैठे हुए हैं, जो प्रशिक्षु बैठे हैं, अब उन प्रशिक्षुओं को 1 बाय 1 जाके स्टेज पे ट्रेनिंग लेनी है, मतलब अपने प्रेजेंटेशंस देने हैं। तो जो एक ट्रेनी होता है, जो एक प्रशिक्षु होता है, अब वो कुछ क्रियाओं को फॉलो अप करते हुए अपना रोल प्ले करता है। अब एक जो ट्रेनर है और जो एक ट्रेनी है उनके बीच में अब जो
क्रिया घटित होती है वो ये है कि जो एक ट्रेनी है वो वहाँ पे बैठ के ट्रेनर के सुपरविजन में कार्य करता है। ट्रेनर कौन है यहाँ पे? जो प्रशिक्षक है, जो शिक्षक है मीन्स। और ट्रेनी कौन है? जो प्रशिक्षु है, जो छात्र अध्यापक है, जो स्टूडेंट है। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो प्रशिक्षु है, जो ट्रेनी है, वो एक सूक्ष्म शिक्षण पाठ का निर्माण करता है। जब सूक्ष्म शिक्षण पाठ का निर्माण हो जाएगा स्वाभाविक है, तो उसके बाद वो सूक्ष्म शिक्षण करेगा, मतलब क्लास में वहाँ पे कुछ उसके साथी मित्र बैठे हुए हैं वो स्टूडेंट के रूप में, और फिर वो जो उसने पाठ्य योजना बनाई है उसका प्रेजेंटेशन देगा स्टेज पे जाके। जो प्रेजेंटेशन देगा उसमें जो जिस तरीके से वो व्यवहार करेगा स्टेज पे जाके, उसके बाद सब मिल के म्यूचुअली उसको फीडबैक देंगे कि तुमने कैसा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, ये बुरा पढ़ाया, या यहाँ पे तुम्हारी कमी रह गई, ये तुम्हारा बहुत अच्छा पॉइंट था। उसके बाद जो उससे रिजल्ट निकलेगा तो उसके बेस पे वही टीचर ट्रेनी पुनः अपनी पाठ्य योजना का निर्माण करेगा, और फिर पाठ्य योजना का निर्माण करके वो जो सजेशंस उसको मिले थे उसके बेस पे पाठ्य योजना बनाएगा। उन सजेशंस को इंक्लूड करके अपने दोबारा से पाठ्य योजना बना के और पुनः शिक्षण कार्य करेगा। पुनः शिक्षण कार्य करेगा तो उसका जो पीर ग्रुप है और जो शिक्षक गण बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो मिलके फिर से सजेशन देंगे, और सजेशन देके इसी साइकिल में ये सिस्टम रन करता रहता है। इस प्रकार हम देखें कि एक हमने यहाँ पे साइकिल डेवलप किया है, यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र कैसे बनता है। सबसे पहले पाठ्य योजना, उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण, उसके बाद आलोचना या पृष्ठपोषण, उसके बाद पुनः पाठ निर्माण, उसके बाद पुनः शिक्षण, उसके बाद फिर पृष्ठपोषण या आलोचना, उसके बाद फिर पाठ्य योजना। इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। अंततः हम कहें कि इस साइकिल में कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, और इनको हम कुछ टेक्निक्स भी कह सकते हैं, जैसे पुनः आलोचना एक टेक्निक है, पाठ्य योजना टेक्निक, सूक्ष्म शिक्षा टेक्निक। इसी तरीके से हमने यहाँ पे कुछ प्रमुख प्रविधियों को रखा है। ये जो प्रमुख प्रविधियाँ हैं, इस पूरी प्रविधियों का जो ये सीक्वेंस है, इसको एक प्रतिमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिमान। मीन्स क्या है कि जो ये पूरा, इसको एक प्रतिमान कहा जाता है। तो क्या है कि यहाँ पे हमने जो ये प्रविधियाँ शब्द यूज किया है, इसको न करके यहाँ पे एक प्रतिमान शब्द को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। प्रतिमान शब्द को कंसीडर करेंगे यहाँ पे, इसकी जगह पे, प्रविधियों की जगह पे। तो यहाँ पे हमने दो बेसिक प्रतिमानों को रखा हुआ है जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम रखा हुआ है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान डेवलप किया था, और ये कॉन्सेप्ट भी वहीं से निकल के आया। एक सूक्ष्म शिक्षण के एक साइकिल के लिए इन्होंने 45 मिनट को रखा था, और 45 मिनट में जो विभिन्न स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा उनका प्रॉपर टाइम डिसाइड किया था। इसमें शिक्षण चरण के लिए 5 मिनट, मूल्यांकन चरण के लिए 10 मिनट, पुनः पाठ निर्माण चरण के लिए 15 मिनट, पुनः शिक्षण चरण के लिए 5 मिनट, और पुनः मूल्यांकन चरण के लिए 10 मिनट। फाइनली आगे चल के जब इंडियन पैराडाइम पे भी काम हुआ तो वहाँ पे NCERT है या इंदौर विश्वविद्यालय, ऐसे बहुत सारे संस्थानों ने जब विभिन्न जगहों पे मिल अलग अलग काम किया, फाइनली जो रिजल्ट निकाला उसको एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में लाया गया, तो उसको भारतीय प्रतिमान कहा जाता है, जिसमें उन्होंने टोटल 36 मिनट को कंसीडर किया। देखिए इसके तुलनात्मक रूप से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 45 मिनट और यहाँ 36 मिनट है। तो यहाँ पे शिक्षण के लिए 6 मिनट, प्रतिपुष्टि के लिए 6 मिनट, पुनः योजना के लिए 12 मिनट, पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि के लिए 6 मिनट रखे हैं। अब देखिए आप पुनः पाठ निर्माण योजना के लिए 15 मिनट और यहाँ 12 मिनट किए गए कंसिडर। यहाँ प्रथम मूल्यांकन के लिए 10 मिनट है, और यहाँ प्रतिपुष्टि या मूल्यांकन के लिए प्रथम के लिए 6 मिनट रखे गए हैं। यहाँ पे भी मूल्यांकन के लिए 10 मिनट हैं, लेकिन हमने 6 मिनट रखे हुए हैं। फाइनली ये 36 मिनट का प्रतिमान है। हम अगली स्टेप पे बढ़ते हैं। अगली स्टेप है सूक्ष्म शिक्षण में प्रशिक्षक या प्रशिक्षण अध्यापक की भूमिका क्या है। हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो एक प्रशिक्षक होता है वो सूक्ष्म शिक्षण में क्या रोल प्ले करता है। देखो वो एक सुपरविजन का काम करता है,
उपयोगी कौशलों की योग्यता का विकास करता है, जो प्रशिक्षु हैं उनमें कौशलों की प्रयोज्यता की समझ विकसित करता है उनके अंदर। प्रशिक्षु शिक्षकों के साथ कार्य करता है, शिक्षण प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करता है, पाठ एवं पाठ शिक्षण का मूल्यांकन करता है। ये प्रमुख बिंदु हैं जिनको आप समझ सकते हैं इजीली। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं, जो हमने लाभ और कमियों के रूप में मेंशन किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये प्रक्रिया है, इसके द्वारा कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट इसमें निकल के आते हैं। कि जो ये सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया है, इसमें शिक्षण कार्य को सरल बनाने का प्रयास किया जाता है। एक जो टीचर है, जो एक प्रशिक्षक है, उसके में स्किल्स को डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। इसमें छात्राध्यापक क्रमशः अपनी योग्यता अनुसार शिक्षण कौशलों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें विकसित करते हैं और सीखते हैं। इस प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि संपूर्ण तथा सभी दृष्टिकोणों को अंगीकार करती है। जो एक प्रशिक्षु है, वो स्वयं का भी वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कर लेता है और साथी ग्रुप भी उसका वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में छात्राध्यापक को या प्रशिक्षु को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार दिया जाता है। जो निरीक्षक है, जो शिक्षक है या साथी जो मित्र हैं, वो प्रशिक्षु को के परामर्शदाता के रूप में काम करते हैं। यह कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम से कम करने का प्रयास करता है। इससे जो प्रशिक्षु हैं उनमें बेहतरीन आत्मविकास भी विकसित होता है। यह शिक्षण विधि है जो छात्राध्यापकों को, या प्रशिक्षुओं को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का प्रयास करती है। इस प्रकार हम कहें कि ये एक बेहतरीन टेक्निक है जिसके द्वारा एक प्रशिक्षु शिक्षक अपने में एक बहुत सारे बेहतरीन स्किल्स को डेवलप कर सकता है। लेकिन इसकी कुछ हानियाँ भी हैं, जिनको हम सीमाओं के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि यह कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का इसमें प्रयास किया जाता है, जो कि संभव नहीं है। इसमें इंटीग्रेशन संभव नहीं है। इसमें एक समय में एक ही कौशल को सेलेक्ट किया जाता है और उस कौशल की ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रकार से जब अलग अलग समय में अलग अलग कौशल पे काम किया जाता है, तो बाद में जब वो रियल टीचिंग में पहुँचते हैं क्लासरूम में, तो उनका सबका इंटीग्रेशन करना उनके लिए कठिन हो जाता है। यह इसमें क्योंकि पीर ग्रुप से भी सजेशन लिया जाता है और ज़रूरी नहीं कि पीर ग्रुप्स हमेशा सही सजेशंस दें। यह शिक्षण कक्षागत शिक्षण से दूर की स्थिति है। यह एक आर्टिफिशियल नेचर डेवलप करके ट्रेनिंग दी जाती है। मीन्स क्या है, इसमें नियंत्रित और संकुचित शिक्षण की प्रवृत्ति पैदा होती है। यह जब इंटीग्रेशन का काम किया जाता है, जब सारे स्किल्स पे ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी जाती है, तो वो जो एक प्रशिक्षु है उसको इंटीग्रेशन में बहुत अधिक समय लगता है। इसमें डायग्नोस्टिक और रिमेडियल लेवल पे वर्क नहीं होता है, ये सिर्फ क्यूरेटिव सिचुएशन को डेवलप करती है। इस तरीके से हम कहें कि ये जो सूक्ष्म शिक्षण है, ये फ़ायदेमंद ज़्यादा है प्रशिक्षुओं के लिए, क्योंकि इससे जो उनकी ट्रेनिंग है और जो उसमें स्किल्स है वो बेहतरीन तरीके से विकसित होते हैं। तो इस प्रकार हमने इस टॉपिक पे एक डिस्कशन करने का प्रयास किया, इसके विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि सूक्ष्म शिक्षण की बेसिक जानकारी आप लोगों को इन लेक्चर्स के माध्यम से, दोनों लेक्चर्स के माध्यम से हो गई होगी। तो आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।